तो हाँ जी स्टूडेंट्स, जिन भी बच्चों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंघल। तो बेटा आज की क्लास में हम सी एक्सरसाइज का कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। बेटा वो कह रहा है शो दैट द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ़ पी ग्रेटर देन 2, यानी पी का मान जब जब 2 से बड़ा होगा तो आपको प्रूव करना है कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, और जब आपके p का मान लेस देन इक्वल टू 2 होगा तब आपको दी गई सीरीज जो है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट। अब सीरीज क्या दे रखी है वो हम देख लेते हैं। तो बेटा एग्जांपल नंबर 9 जो आपकी बुक में है उसमें आपको सीरीज दे रखी है 1 + 1/2 की पावर p। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 1/2 इंटू 3/4 की पावर p। फिर नेक्स्ट है 1/2 3/4 5/6 और होल पावर p। बेटा इस तरीके से ये टर्म्स चल रही हैं। अब ध्यान से सुनो, आपको कह रहा है कि इस सीरीज के लिए आप प्रूव करो कि p का मान जब ग्रेटर देन 2 होगा तब तो सीरीज होएगी कन्वर्जेंट, और जब p का मान लेस देन इक्वल टू 2 होगा तो सीरीज आनी चाहिए डाइवर्जेंट। तो हमें उसने कुल मिलाकर कह दिया कि ये वाले टाइप का आंसर लेकर आओ। अगर ऊपर वाली लाइन ना भी लिखे और सीधा पूछे कन्वर्जेंस तो अपने आप इस क्वेश्चन में ये आंसर आने वाला है। तो पेपर में ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो वो पूरा लिख देगा कि हाँ इस चीज़ पर कन्वर्जेंट प्रूव करो और इस चीज़ पे डाइवर्जेंट, और या फिर सीधा ये सीरीज देकर बोलेगा कि इसकी कन्वर्जेंस चेक करो। तो आंसर तो यही आना है इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं इसका आंसर ये निकालेंगे कैसे। तो बेटा सबसे पहले तो आपको दिख रहा है क्लियरली कि पहली टर्म को तो मैं नेग्लेक्ट करूंगा क्योंकि बाकी सब में पावर्स p दिख रही है, तो कहीं ना कहीं सिमेट्री के लिए हम फर्स्ट टर्म को लीव करेंगे। अब बाकी बची हुई सीरीज के अंदर हम nth टर्म निकालते हैं, तो मैं सीधा इसका nth टर्म सोच रहा हूँ। तो लेट un इज इक्वल टू, अब पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं कि सीरीज में चल क्या रहा है। बेटा सबसे पहले पहली टर्म में देखो तो ऊपर सिर्फ 1 है, फिर नेक्स्ट टर्म में यानी जो सेकंड टर्म है उसके अंदर 1 तो आ ही रहा है और साथ में इनटू आ रहा है 3, यानी पहली टर्म तो आ ही रही है और साथ में एक टर्म बढ़ रही है। फिर थर्ड टर्म में देखें तो 1 और 3 तो आ ही रहा है और ऊपर एक टर्म और बढ़ गया 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ, तो अब आपको पैटर्न समझ आ गया होगा कि फर्स्ट टर्म में ऊपर 1 टर्म है, सेकंड में ऊपर 2 टर्म्स हैं, थर्ड में ऊपर 3 टर्म्स हैं, तो nth टर्म में n टर्म्स होंगी। तो बेटा ऊपर तो हम लिखेंगे 1 3 5 मल्टीप्लाई में, और 1 3 5 एज अ AP सीरीज है, तो आपको ये चीज़ तो आ चुकी है सोल्व करनी। कॉमन डिफरेंस 2 है, a की वैल्यू 1 है, उसके अकॉर्डिंग अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। वैसे ये काम हम बहुत बार कर चुके हैं। d का मान इस क्वेश्चन में 2 हो गया, a का मान 1 हो गया। फॉर्मूला है a + n - 1 इंटू डी। a का मान 1, d का मान 2, तो ओवरऑल बनेगा 2n - 2 और +1, तो 2n - 1। तो ये तुम सोल्व कर लेना, ये पूरा 2n - 1 आएगा। तो बेटा ये आ गया 2n - 1। फिर डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन, फिर देखो नीचे 2, फिर यहाँ पर आ रहा है 2 × 4, फिर आ रहा है 2 × 4 × 6। तो बेटा थर्ड टर्म में 3 टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो n टर्म्स में n टर्म्स मल्टीप्लाई में होंगी, यानी 2 4 6 अप टू nth टर्म। इसका भी इसी तरीके से फॉर्मूला लगाकर चेक करोगे तो AP सीरीज में d इसका 2 है, a का मान 2 है, लगाकर फॉर्मूला चेक करना, वैल्यू ये आएगी। अच्छा सभी ब्रैकेट की पावर p p p, तो nth टर्म के ब्रैकेट की पावर भी क्या होगी, p। तो बेटा बस इसका un आपको बनाना आना चाहिए था। अब इस क्वेश्चन को मैं फटाफट से करवा देता हूँ और ये आंसर यहाँ तक पहुँचा के दिखाता हूँ। तो बेटा दैट इज un। अब un आते ही आपको उसके बाद un + 1 निकालना होता है। ऑब्वियस बात है, सीरीज वाले क्वेश्चन है तो हम भी एक्सरसाइज सोच ही नहीं रहे। तो बेटा n + 1 टर्म में ये सारी तो आएंगी, उसके अलावा n की जगह आप n + 1 और रख दो, उसके बाद वो टर्म आ जाएगी एक्स्ट्रा। तो कुल मिलाकर आएगा 1 3 5 2n - 1, यहाँ तक तो आना ही है। उसके बाद un + 1 टर्म में एक टर्म और बढ़ जाएगी, तो n की जगह n + 1 रखेंगे तो और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n + 2 - 1, तो कुल मिलाकर बनेगा बेटा 2n + 1। आप आराम से n की जगह n + 1 रखकर पूरा सोल्व करके देखना। ऐसे डिवाइड में बेटा 2 4 6 2n तक तो आएगा ही, और उसके बाद n की जगह n + 1 रखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा 2n + 2। पावर बेटा पूरे ब्रैकेट की क्या चल रही है, p, तो इस ब्रैकेट की पावर भी क्या आएगी, p। अब हमें उसके बाद निकालना होता है un/un + 1, क्योंकि हम DL के लिए जा रहे हैं पहले तो बेटा आप un/un + 1 निकालो। तो अगर हम un/un + 1 निकालें तो बेटा इस पूरे स्टेप से क्या करना है, डिवाइड, और पूरे ब्रैकेट की पावर इसमें भी p है इसमें भी p है, तो कुल मिलाकर आप जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आप इस पूरे ब्रैकेट को एक साथ लगाकर ये सब स्टेप और ये स्टेप ऊपर चला जाएगा और ये स्टेप नीचे, और टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट, और पावर पूरे ब्रैकेट की क्या चलेगी, p। तो कुल मिलाकर डायरेक्ट समझो तो बेटा जब आप un को un + 1 से डिवाइड करोगे तो देखो 2n - 1 से 2n - 1 तक की टर्म,
2n से 2n तक की टर्म्स, और un+1 इसके डिवाइड में लिख रहे हो तो ये टर्म ऊपर जाएगी और ये टर्म नीचे, तो कुल मिलाकर बस ये 2 ही स्टेप बचेंगे जिसमें ये ऊपर और ये नीचे, तो ये बचेगा 2n+2 डिवाइड बाई 2n+1। अब चाहे ये क्वेश्चन मैं छोड़ भी दूँ और पावर p चल रही है तो p, तो भी आप कर सकते हो। बेटा पहले डी एल एम्बर्ट लगा के देखना चाहते हो तो लगा लो। डी एल एम्बर्ट के लिए आपको इस पर लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी un/un+1, तो उस तरफ भी लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो बेटा n की मैक्सिमम पावर कॉमन निकालते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कल मैं आपको गॉस की प्लानिंग समझा चुका हूँ, उसके लिए 1 होना चाहिए, तो मैं n ना लेकर पूरी ये टर्म कॉमन ले रहा हूँ, तो 2n कॉमन लिया तो पावर p के साथ बाहर आएगा। अदरवाइज फिर आप रब्बे लगाना चाहो तो रब्बे भी लगा सकते हो। 2n कॉमन लेंगे तो वो p पावर के साथ कॉमन आएगा। ऊपर क्या बचेगा, 2n कॉमन लेंगे तो 1+2 तो ऑलरेडी कॉमन आ गया, n नहीं है इसके पास, तो 1+2/n 1+1/n 2 भी कॉमन आ गया, ठीक है ना। और ऐसे ही नीचे में अगर 2n कॉमन लिया तो ये तो बन गया 1, और इसके पास 2n है ही नहीं तो 1/2n पावर p। बेटा इससे ये स्टेप क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो 1/∞ 0 होता है, 1+0 1 होता है, और 1 की पावर p, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, ऐसे नीचे भी 1 ही बनेगा, ओवरऑल 1 आ गया, यानी टेस्ट फेल। तो बेटा डी एल एम्बर्ट भाई साहब तो फेल हो गए। अब अगर आप रब्बे लगाने की सोच रहे हो तो रब्बे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको इसका एक्सपेंशन नहीं आता, फिर आपको बाइनोमियल तो लगानी पड़ेगी। तो बेटर है फिर बाइनोमियल लगानी है तो गॉस के लिए प्लानिंग कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर un/un+1 मैक्सिमम सोल्व होकर ये स्टेप आ चुका है, क्योंकि ये टर्म तो कट चुकी है। तो बेटा यहाँ से मैं लगा रहा हूँ गॉस टेस्ट, तो मैं un/un+1 को बुलाता हूँ फिर से। नाउ un/un+1 गॉस सिर्फ तब लगेगा जब अल्फा प्लस बीटा बाई n की फॉर्म बनेगी, तो ये स्टेप है 1+1/n की पावर p, और बेटा ये स्टेप ऊपर जाकर p पावर माइनस की हो जाएगी, तो यानी 1+1/2n की होल पावर माइनस का p। अब बेटा यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो, कल भी सिखाए थे आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो अगर कोई बच्चा वीडियो को स्किप कर करके देख रहा है तो बेटा फिर मेरे को नहीं पता कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा या नहीं। अगर आप एक एक वीडियो लगाओगे, कंसेप्ट समझोगे, तो आपको एक एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आएगा। तो बेटा मैं लिख देता हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1+x की पावर n, फॉर्मूला था 1+nx, आगे और भी था n(n-1) टू x², पर आप 2 ही टर्म तक एक्सपेंड कर लो, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे वाली टर्म्स हमारे लिए 1/n² 1/n³ बनाएगी, जबकि हमें तो अल्फा प्लस बीटा बाई n फॉर्म से मतलब है। तो ज़्यादा अगर एक्सपेंड करोगे तो फिर बाद में ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो बेटर है 2 ही टर्म। तो बेटा p पावर यानी आगे आ जाएगी, तो 1+, क्योंकि ये एज अ n का काम कर रहा है पावर के लिए, तो बेटा ये पावर कहाँ आ जाती है, आगे मल्टीप्लाई में, तो ये p पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो 1+p/n। बस आगे ऐसे करके दिखा दिया करो कि एक्सपेंशन तो और भी था पर हमने नहीं लगाया। अच्छा ये -p भी आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा बेटा 1-p/2n। एक्सपेंशन तो और भी चलना था। अब मैंने 2 ब्रैकेट हो 3 हो मैंने मल्टीप्लाई करने सिखाए हैं बेटा, ये 1 बनाते इसलिए हैं जिससे पहले वाले ब्रैकेट्स की हर टर्म को मल्टीप्लाई करने पर 1 नहीं बने। उसके बाद बिना सोचे समझे आप लोग लिखेंगे 1/n, शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाई हुई है बेटा। 1/n का कोफिशिएंट है +p, तो +p, प्लस लगाना यहाँ पर जरूरी नहीं होता, बस मैं इसलिए बताता हूँ जिससे आपको पता लगे कि इसको पूरे के पूरे को हमने निशान समेत लेना है। ऐसे 1/n का कोफिशिएंट है -p/2, तो -p/2, कुल मिलाकर ये बना 1+1/n, और बेटा p और -p/2, बेटा ये प्लस का p है, ये माइनस का p/2, यानी एक में से माइनस का 1/2 घटा दें तो प्लस का 1/2 बचेगा, तो कुल मिलाकर बचेगा प्लस का p/2, ये बचेगा बेटा। एलसीएम लेकर देख लो, नहीं तो 2 एलसीएम आएगा, 2p - p कितना होता है p, और डिवाइड बाई 2। बेटा बिल्कुल ये फॉर्म कैसी बन गई, अल्फा प्लस 1/n इंटू बीटा, बिल्कुल इसी की फॉर्मूले जैसा है, तो आप गॉस टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा गॉस टेस्ट क्या कहता है, गॉस टेस्ट कहता है पहले अल्फा को चेक करो, तो अल्फा का मान मेरे पास 1 आ रहा है। अब अगर अल्फा 1 आ जाए, अगर अल्फा का मान 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट, पर अगर अल्फा का मान 1 आए तो टेस्ट फेल, टेस्ट गोज टू बीटा, बेटा गॉस टेस्ट कभी फेल नहीं होता, ये बात याद रखना। तो अगर अल्फा का मान 1 आ जाए तो फिर अल्फा के से तो आंसर आएगा नहीं, तो गॉस कहता है आप टेस्ट को बीटा पे ले जाओ, और बीटा क्या चीज़ है, 1/n का कोफिशिएंट, तो बेटा यहाँ पर 1/n का कोफिशिएंट है p/2, तो बीटा की वैल्यू आ गई p/2। अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर बीटा की वैल्यू तो p/2 है, अब p तो हमें पता ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन में आंसर भी p की टर्म्स में मांगा है, p > 2, मैंने ऊपर क्वेश्चन पढ़ाया था आपको। तो बेटा बीटा की वैल्यू p/2 आ गई, और कल मैंने बीटा के ऊपर केस बनवाए थे, थोड़ा सा याद करवाऊं। गॉस टेस्ट कहता है कि अगर बीटा > 1,
तो सीरीज कन्वर्जेंट, और अगर बीटा लेस देन इक्वल टू 1 तो सीरीज होती है डाइवर्जेंट। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें p के बारे में नहीं पता, तो बीटा की वैल्यू जो p/2 आई है, हम कहेंगे कि अगर बीटा ग्रेटर देन 1 है, यानी इस पूरे स्टेप की वैल्यू हो सकता है एक से बड़ी आए, सिर्फ हो सकता है, तो मैंने ये केस 1 बना दिया। तो बीटा के ऊपर केसेस बना दिए कि जो बीटा की वैल्यू p/2 आई है, तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ। जब हम बीटा पे गए तो बीटा की वैल्यू आ गई p/2। अब बीटा की वैल्यू अननोन वैल्यू की टर्म्स में आई है, तो आपको केस बनाने पड़ेंगे। हो सकता है बीटा की ये जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो, और हो सकता है बीटा की ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो अगर आप बीटा की ये वैल्यू 1 से बड़ी मानते हो, जैसे कि मैंने मानी, तो बेटा यहाँ से p का मान बताओ क्या आएगा, ये 2 उधर जाएगा, तो p ग्रेटर देन 2। और कुल मिलाकर बीटा का मान अगर ये चीज़ 1 से बड़ी मानोगे तो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट। तो p ग्रेटर देन 2 के केस में तो सीरीज क्या आएगी, कन्वर्जेंट। और ऐसे ही केस सेकंड, अगर आप बीटा की वैल्यू p/2 जो आई हुई है उसको लेस देन इक्वल टू 1 मानते हो, दैट मीन्स आप मान रहे हो कि बीटा का मान 1 से छोटा या उसके बराबर है, तो यहाँ से p का मान निकालो, 2 को उधर भेज दो, तो p लेस देन इक्वल टू 2। और कुल मिलाकर बीटा का मान अगर लेस देन इक्वल टू 1 मान रहे हो तो सीरीज क्या लिखेंगे हम, डाइवर्जेंट। तो बेटा इस केस में आपका जो un है वो कैसी सीरीज होगी, डाइवर्जेंट। अब आप एक बार के लिए देख सकते हो, आंसर यही मांगा था कि p का मान 2 से बड़ा तो कन्वर्जेंट और लेस देन इक्वल टू 2 पे डाइवर्जेंट। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। तो बेटा उसने बोला था p का मान ग्रेटर देन 2 तो सीरीज कन्वर्जेंट, और अगर p का मान लेस देन इक्वल टू 2 तो सीरीज डाइवर्जेंट। तो एक और अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक और अच्छी प्रैक्टिस बेटा हमारी क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 और गोस टेस्ट की रिवीजन। तो बेटा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल का सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 था, हालांकि बुक में लिखा हुआ है डी मॉर्गन और बर्थलैंड टेस्ट से करो। डी मॉर्गन एंड बर्थलैंड टेस्ट मैं आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि पेपर में सेक्शन ए में एटलीस्ट टेस्ट तो पूछा जा सकता है। तो बेटा डी मॉर्गन एंड बर्थलैंड टेस्ट, अगर पेपर में इस टेस्ट के बारे में पूछे सेक्शन ए के अंदर, तो आप क्या लिख कर आएंगे बेटा, ये कहता है कि पहले राब्य पूरा लगा लो, मतलब un/un+1 -1। राब्य टेस्ट आपको याद होएगा, un/un+1 में से -1 करो और n से करो मल्टीप्लाई। वो कहता है इतना काम करने के बाद, यानी राब्य अगर फेल हो जाए तो फिर वो कहता है इतना स्टेप करा हुआ आपने है ही, उस पूरे में से आप एक बार फिर से -1 कर दो और पूरे स्टेप को मल्टीप्लाई कर दो log n से, और लिमिट अप्लाई कर दो n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो बेटा डी मॉर्गन एंड बर्थलैंड की बड़ी सारी कंडीशन है, पर इस टेस्ट के लिए सिर्फ सेक्शन ए के लिए रख जाओ। हम कोई भी क्वेश्चन इस टेस्ट से नहीं कर रहे, मैंने जितने टेस्ट आपको सिखाए हैं उससे आप सी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, पर सेक्शन ए के अंदर टेस्ट पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेटा un/un+1 -1 और n से मल्टीप्लाई, इतना तो राब्य टेस्ट था। उसके बाद हम लिमिट लगा देते थे, अब लिमिट पहले नहीं लगानी, पहले इतना काम करने के बाद अगर आपका टेस्ट फेल हो गया, जैसे आपने लिमिट लगाई यानी राब्य लगा दिया, राब्य लगाने के बाद अगर टेस्ट फेल हो गया तो आपने इतना काम तो किया ही हुआ है, अब बस लिमिट वाला पोर्शन बाद में करना। इतना काम आपने किया हुआ है, उसमें से -1 करना और इस पूरे स्टेप को करना log n से मल्टीप्लाई और लिमिट लगा देना n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। कुछ ना कुछ आएगा, उसका नाम k रख दो। और वही 3 केस, k ग्रेटर देन 1 तो सीरीज कन्वर्जेंट। तो ये टेस्ट मैंने आपको लिखवा दिया, बाई चांस पेपर में आ जाए k का मान लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट, और अगर इक्वल टू 1 तो टेस्ट फेल। फिर आप वही गोस घूस ये जो भी लगाना चाहो। तो पहली बात तो आपको ये टेस्ट लगाना ही नहीं है कहीं भी, बस ये सेक्शन ए के लिए मैंने आपको पढ़ा दी है कि बर्थलैंड टेस्ट और डी मॉर्गन टेस्ट क्या था। तो ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ये टेस्ट दिया था, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बेटा एक क्वेश्चन और मैं समझा रहा हूँ जिसके थ्रू आप एग्जाम्पल नंबर 13 कर पाएंगे। तो बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 9 था, अब एग्जाम्पल नंबर 13, क्योंकि बुक के अंदर सीधा un/un+1 दिया हुआ है और आपको वो फिर समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। तो बेटा ये रहा एग्जाम्पल नंबर 13, वो कह रहा है आप इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करो। कन्वर्जेंस का मतलब कन्वर्जेंट भी आ सकता है, डाइवर्जेंट भी आ सकता है। तो बेटा एक बार सीरीज़ बुलाते हैं और फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि इसका un क्या आएगा। आप सोच रहे होगे सर अभी भी एग्जाम्पल नंबर 9 कराया है, वही तो है, वो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और बुक वाला ने तो un/un+1 बस सीधा निकाल दिया, तो उसने un के बारे में नहीं बताया। और इसने जो टेस्ट लगाए हैं वो टेस्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप गोस टेस्ट से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसने लोगरिथमिक लगाया है, आप गोस से कर सकते हो। पर मैं मेन टास्क आपको ये समझाना चाहता हूँ कि un/un+1 की वैल्यू ये कैसे आई है, तो वो सीखते हैं। तो सबसे पहले इस सीरीज़ को बुला लेते हैं। बेटा सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सीरीज़ है 1 2.4 नहीं 2 × 4 की पावर p, 1 × 3 2 × 4 × 6 की पावर p,
1 इंटू 3 इंटू 5 2 4 6 8 की पावर p। बेटा इतनी टर्म्स ही दी हुई हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमें un सोचना है। अब पिछले क्वेश्चन को मैंने इसीलिए इसी पेज पे करवाया। बेटा पिछले क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो पिछले क्वेश्चन के अंदर इतनी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पहली टर्म में एक ही थी, दूसरी में 2 टर्म्स आ रही थी, तीसरे में 3 आ रही थी, ऐसे नीचे भी 1 फिर 2 और फिर 3। अब इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत क्या आ गई बेटा, ध्यान से, कई बच्चे यही गलती करके आते हैं। ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखो, ऊपर पहली टर्म में एक ही टर्म आ रही है, सेकंड टर्म के अंदर वो वाला 1 तो आ ही रहा है, साथ में 3 आ रहा है, यानी टोटल सेकंड टर्म में ऊपर 2 टर्म्स आ रही हैं, थर्ड टर्म में ऊपर 3 टर्म्स आ रही हैं, तो nth टर्म में ऊपर n टर्म्स आएंगी। तो un के ऊपर वाले पोर्शन को लिखने में कोई तकलीफ नहीं है। ऊपर तो आएगा 1 3 5 अप टू, इस सीरीज का अभी अभी मैंने nth टर्म ऊपर इसी वीडियो में निकलवाया है 2n-1। ऊपर वाले स्टेप में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल वैसे का वैसे। फिर डिवाइड का साइन, डिवाइड का साइन, डिवाइड का साइन। अब डिवाइड में नीचे जो है ना, वो थोड़ा ध्यान से देखो। पहली ही टर्म में बेटा, पहली ही टर्म में 2 टर्म्स हैं, फिर दूसरे में 3 है, तीसरे में 4 है, तो खुद बताओ nth में कितनी होंगी, n+1। भाई ये फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट में नीचे 2 टर्म्स आ रही हैं, सेकंड में नीचे 3 आ रही हैं, थर्ड में नीचे 4 आ रही हैं, तो n में कितनी आएंगी, n+1, एक ज़्यादा। तो इसका सोचते हैं बेटा। तो बेटा 2 4 6 8, ध्यान से 2 4 6 8, इसका nth टर्म तो वैसे होता है 2n। आप 2 4 6 8 के लिए करके देख सकते हो AP सीरीज से 2n, और एक टर्म और आएगी एक्स्ट्रा, क्योंकि उसने कहा है ये तो टोटल कितनी होगी, n टर्म्स है, ये तो गिनती में गिनेंगे तो कितनी टर्म्स है, n टर्म्स। नॉर्मली हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखो यही लिखा था 2n, तो फिर तो आपका सेम ही आ गया un। तो सेम तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर तो 2 4 6 तक खत्म हो गया था और इस सीरीज में 8 तक खत्म हो रहा है। इसका मतलब जो भी nth टर्म होएगी उसमें n टर्म्स के बाद n+1वीं टर्म भी आएगी। तो बेटा नीचे n की जगह n+1 रखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 2n+2। बेटा मुझे नहीं पता ये स्टेप आपको समझ में आया या नहीं आया, पर ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे से कांटेक्ट कर मेरे से बात कर सकते हैं। तो बेटा इस बात को ध्यान से सुनेंगे आप। नीचे यहाँ पर nth, क्योंकि तीसरी टर्म में 4 आ रही है, दूसरे में 3 आ रही है, तो nth टर्म में n+1 टर्म्स आएंगी। तो 2 4 6 8 का nth टर्म तो होता है 2n, और उसका n+1वां टर्म होता है, जब n की जगह n+1 रखेंगे तो 2n+2। तो ये आएगा बेटा un। पावर ब्रैकेट की p चल रही है तो p लगा दोगे। मैं आपको बस un/un+1 तक निकाल के दिखा रहा हूँ। अब un+1 और सोच लेते हैं। तो बेटा सारे n की जगह n+1 रखोगे तो ध्यान से देखेंगे, इधर n की जगह n+1 रखेंगे तो 1 3 5 2n-1, और एक n की जगह n+1 रखेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2n+2 और -1 तो 2n+1। तो ऊपर तो ये एक टर्म आएगी, एक ही टर्म बढ़ेगी ऊपर तो, क्योंकि un में अगर ऊपर n टर्म्स है तो un+1 में n+1 टर्म्स होंगी अकॉर्डिंग टू ऊपर वाली सीरीज। नीचे वाले में क्या होगा बेटा, नीचे वाले में इतनी सीरीज तो आएगी क्योंकि वो un टर्म्स हैं, और un+1 में एक टर्म एक्स्ट्रा भी आती है। तो देखो ध्यान से क्या आएगा स्टेप, 2 4 6 8 2n+2, और नीचे एक टर्म और बढ़ानी है, एक टर्म और बढ़ानी है तो n की जगह n+1 रखेंगे तो बेटा 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2n+2, और +2 और +2 2n+4, तो बेटा ये आएगा 2n+4। तो un से जब un+1 लिखा था तो मैंने un के अंदर इतनी टर्म लिखी थी और एक टर्म लिखी थी एक्स्ट्रा। तो un+1 जब लिखोगे तो इतनी टर्म्स लिखोगे और एक टर्म और एक्स्ट्रा लिख दोगे, तो ये हो गई। अब गिनती में अगर गिनो तो बेटा un में ये कितनी टर्म थी, यहाँ तक n थी, तो यहाँ तक n+1 टर्म होगी। जैसे यहाँ पर u3 में नीचे 4 टर्म्स थी, मतलब एक ज़्यादा, un में n टर्म्स यहाँ तक थी और ये एक ज़्यादा लिख दी थी, तो un के अंदर नीचे कितनी टर्म्स आ गई, n+1। अब यहाँ तक कितनी थी, n+1, और एक और लिख दी, तो un+1 में कितनी टर्म्स आनी थी, n+2, तो n+1 तक तो यहाँ होगी और एक टर्म एक्स्ट्रा। पावर बेटा ब्रैकेट की चल रही है p। तो कई बच्चे बस यहाँ पर un और un+1 में गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन में, इसलिए इसको मैंने वीडियो में समझा दिया है और उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ भी आई होगी। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करके और दिखा देता हूँ। तो बेटा जैसे ही आप un को un+1 से डिवाइड करोगे, सेकंड ए और बी एक्सरसाइज तो लगेगी नहीं क्योंकि सीरीज़ वाले क्वेश्चन है। तो बेटा खुद सोचो, यहाँ से यहाँ तक की टर्म कैंसिल आउट, 2n+2 तक यहाँ तक कैंसिल आउट। तो बेटा ये जब हम un के डिवाइड में ये लिखेंगे तो ये स्टेप ऊपर जाएगा और ये स्टेप नीचे, तो ऊपर तो बचेगा 2n+4, नीचे बचेगा 2n+1, और ब्रैकेट की पावर चल रही है p। अब देखो बुक वाले ने तो लोगरिथमिक से किया और मैं क्या ही रहा हूँ, एक क्वेश्चन एक से ज़्यादा टेस्टों से हो सकता है, पर आपको दिख रहा है बिल्कुल यही क्वेश्चन, ऊपर बस वैल्यू चेंज थी,
कुछ इसी फॉर्मेट का था। तो पहले तो डीएल नंबर लगा देना, फेल हो जाएगा, और फिर आप गोस टेस्ट लगा देना, तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो बेटा बुक में सीधा ये स्टेप किया हुआ था, मैं बुक से मैच करवा देता हूँ। UN/UN+1 की वैल्यू आई हुई थी 2n+4 2n+1 की पावर p। अपना भी यही है 2n+4 2n+1 की पावर p। तो बेटा इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अब आगे सोल्व कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा एग्जाम्पल नंबर 7, और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क में, और उसके बाद हम करेंगे अपनी डी एक्सरसाइज, और फिर ई की 2 वीडियोज़ और बनेंगी। तो टोटल कुल मिलाकर इस वीडियो के बाद 4 या 5 वीडियो मुश्किल से, वैसे 4 ही आएंगी। तो बेटा आपका ये यूनिट पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।